हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को। हम लोगों ने बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, यानी कि ये मतलब नहीं है कि बायोलॉजी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बायोलॉजी के कवर कर लिए हैं, जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। फिर हमने रसायन विज्ञान शुरू किया और रसायन विज्ञान के भी जरूरी टॉपिक काफी हद तक कंप्लीट हो गए हैं। और अब बारी है हमारे भौतिक विज्ञान की, यानी फिजिक्स की। इकट्ठे सब कुछ चलता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए थोड़े गैप पे सब कुछ आया। अब हम करेंगे फिजिक्स के कुछ बहुत जरूरी टॉपिक इस पूरे वीक के अंदर, ताकि पूरी फिजिक्स हमारी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए और हम लोग हमारे एग्जाम को देने के लायक हो जाए। ठीक है, हमने बायो कर ली है, केमिस्ट्री कर ली है। आई होप आप वो साथ साथ में रिवाइज कर रहे होगे, क्वेश्चंस ट्राई कर रहे होगे हमारी बुक से। अब बारी है फिजिक्स की, जो कि हम शुरू कर देंगे। और फिजिक्स का पहला टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक एवं विमा। क्या है मात्रक एवं विमा? देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये जनरली पहले नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअल में ना, इसको पहले ना पढ़ाने का रीजन ये है, आपको बोला जाता है कि ये आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ये समझाया नहीं जाएगा। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स जो कि बेस है फिजिक्स का। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना केमिस्ट्री बायो में कि कोशिका से मिलकर ही सब कुछ बना है, केमिस्ट्री में बोला मैंने परमाणु से मिलकर ही सब कुछ बना है, सेल से बॉडी बनती है, एटम से सारी केमिस्ट्री बनती है। उसी तरीके से इकाइयों से मिलकर ही पूरी फिजिक्स बनी है। ठीक है, 7 मूल इकाई हैं, उन्हीं से सब कुछ बना है। जैसे हमारी संगीत, हमारा म्यूजिक 7 सुरों से बना है। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, तो इनसे मिलकर पूरा म्यूजिक बना है। ठीक है, कोई भी गाना है इन्हीं के ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारी फिजिक्स में भी कुछ खास चीजें हैं जो कि हमें पहले ही पढ़नी है। अब मैं आपको आगे जाके फॉर्मूला करवाऊंगी, तो फॉर्मूला आपको याद होना आसान है, बाद में याद हो जाएंगे क्योंकि समझ में आते ही आसान हो जाता है। लेकिन फॉर्मूला में बार बार यूनिट आएगी, बार बार आयाम आएगा, विमा आएगा, तब क्या करोगे? तब आएगी दिक्कत। तो भाई उस पे जाने से पहले उसको तो क्लियर करवाना चाहिए ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले आज की क्लास में यूनिट के बारे में, और यूनिट से भी पहले हम पढ़ेंगे आज की क्लास में एक खास टर्म के बारे में जो कि है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि आधार बनाना है ना हमने फिजिक्स का। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यानी भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक विज्ञान शुरू कर रहे हैं हम पहली टर्म के साथ, जो कि है भौतिक राशि, यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो, बहुत सीधे शब्दों में, कोई भी चीज जिसे नापा जा सके। ठीक है, कोई चीज जिसे मापा जा सके, यानी कि एनी मेजरेबल थिंग। यानी कि सीधे शब्दों में मैंने आपको बोला प्यार, लव, कितना प्यार है, तो आप बोलोगे 6 किलो प्यार है, 10 किलो प्यार है, ऐसे बोलते हो? नहीं बोलते, क्योंकि लव जो है उसे हम मेजर नहीं कर सकते। गुस्सा, कितना गुस्सा आ रहा है भाई, मुझे तो 15 किलो गुस्सा आ रहा है, ऐसा सुना है कभी? नहीं। यानी कि देखो, मैं बोल सकती हूं कि ये जो लव है, यानी प्यार है या फिर गुस्सा है, ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि पानी, मैंने बोला पानी कितना है, तो आप बोलोगे 2 लीटर पानी है, 4 लीटर पानी है, 6 लीटर पानी है, यानी आप उसको माप सकते हो ना। तो पानी क्या है? पानी फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने आपको बोला वजन, तो आप बताओगे 6 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो, क्या है? वजन फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने आपको बोला समय, यानी टाइम, आप टाइम मेजर कर सकते हो कि अभी 2 बजे, अभी 4 बजे है, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि है। मैंने आपको बोला तापमान, टेम्परेचर, तो वो आप बता दोगे कि भाई फिलहाल 30 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ी देर बाद 35 हो सकता है, कहीं पे पोल्स पे माइनस में चल रहा है, तो क्या है? आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो थर्मामीटर की मदद से। तो तापमान भी फिजिकल क्वांटिटी है, यानी वह सभी राशियां जिसे मेजर किया जा सके, जिसे मापा जा सके, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आई? दोबारा सुन लो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वह सभी चीजें जिन्हें नापा जाता है वो होती है फिजिकल क्वांटिटी।
जो हम नहीं नाप सकते, हमारा हम कितने दुखी है हम, ये क्या है, ये है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल नहीं है। हमारे इमोशंस हम फिजिकल नहीं है, हमारा नेचर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन वजन, समय, स्पीड यानी कि किस चाल से आप जा रहे हो, वेलोसिटी किस वेग से आप जा रहे हो, एक्सेलरेशन, टाइम, करंट, ये सब क्या है, ये सभी है जिन्हें मापा जा सकता है, ये सभी है फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर यूनिट के साथ, यानी कि अब हम पढ़ेंगे भाई यूनिट क्या चीज है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाली हूं किसके बारे में, यूनिट के बारे में। यूनिट को हिंदी में बोलते हैं मात्रक। क्या होता है मात्रक? मात्रक होता है किसी भी मात्रा को दर्शाना या दर्शाने के लिए प्रयुक्त इकाई, यानी कि कोई ऐसी चीज जो किसी मात्रा को दर्शाए। समझ में आया? नहीं आया? अब सुनो ध्यान से। मैंने आपको बोला कि आप कितने लंबे हो, मैंने आपको बोला आप कितने लंबे हो, आपने बोला मैं 2 लंबा हूं, मैं 4 लंबा हूं, मैं 6 लंबा हूं, मैं 8 लंबा हूं। कुछ समझ में आया? 2 लंबा, 4 लंबा, 6 लंबा, 8 लंबा क्या होता है? आप बोलोगे मैं 2 फुट लंबा हूं, मैं 4 फुट लंबा हूं, 6 फुट हूं, 8 फुट हूं। अब बनी बात, तो मात्रक क्या है? मात्रक है, ये क्या थी? ये मात्रा थी। ये क्या थी? ये मात्रा थी, जिसे संख्या बोल देते हैं, जिसे न्यूमेरिकल यूनिट बोल देते हैं। लेकिन ये मात्रा तब तक कुछ इसकी वैल्यू नहीं थी जब तक इसके पीछे एक मात्रक नहीं लगा, एक यूनिट नहीं लगी। तो 4 क्या है? मात्रा। 6 क्या है? मात्रा। 8 क्या है? मात्रा। लेकिन फुट क्या है? फुट है यूनिट। मैंने आपको बोला आपका वजन क्या है? आपने बोला मेरा वजन 40 है। आपने बोला मेरा वजन 60 है। मैंने कहा क्या 40 क्या 60? आपने बोला 40 किलो है, 60 किलो है। यानी कि 40 और 60 क्या थी? ये तो केवल एक संख्या थी, लेकिन संख्या के पीछे जब मात्रक लगा, जब यूनिट लगी, तब संख्या की कोई वैल्यू हुई। यानी मात्रा के पीछे लगने वाली इकाई। मैंने आपको बोला कि इस गिलास में कितना पानी है, इस गिलास में कितना पानी है? आपने कहा 2 पानी है, 4 पानी है। मैंने कहा क्या 2 4? तो आपने बोला 2 लीटर पानी है, 4 लीटर पानी है। तो लीटर क्या है स्टूडेंट्स? लीटर है यूनिट। लीटर क्या है? यही तो है हमारा मात्रक। ठीक है, तो मात्रा को दर्शाने वाला होता है मात्रक। और हर एक भौतिक राशि, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होती है न्यूमेरिकल यूनिट और एक होती है मात्रक। फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? जिसे मापा जा सके। मैंने बोला वजन। वजन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, आप लोग जानते हो। क्यों है फिजिकल क्वांटिटी? क्योंकि मापा जा सकता है उसको हम मेजर कर सकते हैं। अब जब आप वजन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? 40 किलो। तो इसमें नंबर भी है और इसमें मात्रा भी है, यानी संख्या भी है और यूनिट भी है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी 2 चीजों से मिलकर बनती है, संख्या और इकाई, यानी यूनिट यानी मात्रक। बताओ क्लियर है? समझ में आया सभी को? यानी कि अगर मैंने आपके आगे लिख दिया 5 मीटर पर सेकंड, तो इसमें आप बताओ संख्या क्या है? तो संख्या है 5 और इकाई क्या है, यूनिट क्या है? तो वो है मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? इतनी बात क्लियर है? हमने अभी तक छोटी छोटी बातें डिस्कस करी। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बाद, यूनिट के बाद आगे की डिटेल को। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब ये यूनिट क्या होती है। ठीक है, देखो आपको पता है कि ग्राम भी वजन मापने के लिए होता है, किलोग्राम भी वजन मापने के लिए होता है, टन भी वजन मापने के लिए होता है, क्विंटल भी वजन मापने के लिए होता है, लीटर भी पानी का वॉल्यूम मापने के लिए होता है, मिलीलीटर भी उसी के लिए होता है, डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कितनी चीजें होती है। लेकिन उनमें से वो कौन है जिसे हमें पकड़कर पूरी फिजिक्स करनी है, ये बात करेंगे। जब यूनिट का पता लग गया कि भाई यूनिट की जरूरत पड़ेगी, तो सिस्टम्स आने लगे, लोगों ने पद्धतियां बनाई। ठीक है, सबसे पहले ये बोला गया कि चलो CGS, 3 पद्धतियां आई। ठीक है, यूनिट्स को मेजर करने के लिए यूनिट सिस्टम आए। ठीक है, यानी मात्रक पद्धति आई। ठीक है, अब आपको इतनी नॉलेज की जरूरत नहीं है मात्रक पद्धति क्या है, बस याद रखो 3 आई। कौन कौन सी? सबसे पहले आई
CGS, एक आई FPS और एक आई MKS। ये 3 सिस्टम आए, ठीक है। ये आया था फ्रेंच के लोगों में, ये आया था ब्रिटिश के लोगों में, ये आया था मैट्रिक के लोगों में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या थी ये तीनों यूनिट? इन तीनों ने ना अपनी अपनी डेफिनेशन दी। एक तरीके से ये मान लो हमें ना कोई नए प्रकार का एक जानवर मिला, तो हमने, इंडिया वालों ने उसका नाम कुछ रख दिया, USA वालों ने उसका नाम कुछ रख दिया, ठीक है, नेपाल, कहीं और किसी और कंट्री ने उसका नाम कुछ और रख दिया, ठीक है। और सोचो, इंडिया में भी हरियाणा वालों ने उसका नाम कुछ रख दिया। और उसके अलावा क्या कहते हैं, अगर हम नीचे जाए मध्य प्रदेश में उसका नाम किसी और ने रख दिया, ठीक है, केरला वालों ने उसको कुछ और बोल दिया। तो ये क्या हो रहा है, एक ही चीज के अलग अलग नाम होता ही है, ठीक है। जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, हमारे यहाँ डॉग को क्या कहते हैं? हमारे यहाँ डॉग को कुत्ता कहते हैं, है ना। तो मुझसे कोई आके पूछेगा कुत्ता कहाँ है, तो मैं बता दूंगी ये रहा कुत्ता। लेकिन एक और जगह है जहां पर डॉग को नाई बोलते हैं, कुत्ते को क्या बोलते हैं? नाई, ठीक है, NAI, नाई बोलते हैं। अब बताओ, कोई मेरे से आके पूछेगा नाई कहाँ है, तो मैं क्या बताऊंगी उसको? मैं तो बाल काटने वाले के पास भेजूंगी ना उसको। मुझे क्या पता तुम्हारी भाषा में नाई कुत्ते को कहते हैं। तो ये दिक्कतें होती थी, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हर जगह पे ना अपने अपने सिस्टम होते हैं। तो ऐसे ही 3 सिस्टम आए थे, 3 सिस्टम आए। पहला था CGS, FPS, MKS। अब जानो इसमें M क्या है, K क्या है, S क्या है, F क्या है, P क्या है, S क्या है और CGS क्या है, ठीक है। CGS सिस्टम ने ऐसा बोला कि जब भी मैं लेंथ को मापूंगा, CGS सिस्टम ने क्या बोला, जब भी मैं लेंथ को मापूंगा यानी लंबाई को मापूंगा, तो वो हमेशा सेंटीमीटर में होगी। C मतलब सेंटीमीटर। उसने बोला जब भी मैं मास को मापूंगा यानी द्रव्यमान को मापूंगा, तो वो हमेशा किसमें होगा? G यानी ग्राम में होगा। और जब भी मैं समय को मापूंगा यानी टाइम को मापूंगा, तो वो सेकंड में होगा। तो CGS क्या कहता है? CGS, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड, यानी लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में और वेट हमेशा ग्राम में और टाइम हमेशा सेकंड में होगा। यानी कि जहां पर ये सिस्टम चलता था वहां पे अगर कोई इंसान का वेट पूछता था ना, तो वो किलो में नहीं बोलता था, वो बोलता था ग्राम में। समय पूछता था ना, वो कभी घंटा या टाइम नहीं बोलता था, वो हमेशा सेकंड बोलता था, ठीक है। तो ये CGS सिस्टम था। फिर आया FPS, ठीक है। FPS का क्या था? तो देखो, F का मतलब था फुट, यानी लंबाई हमेशा फुट में, मास हमेशा P यानी पाउंड में और समय हमेशा सेकंड में, ऐसा FPS कहता था। और फिर MKS की बात करें तो MKS, M मतलब लेंथ हमेशा मीटर में, वेट K यानी किलोग्राम में और फिर समय हमेशा सेकंड में। इस तरीके से अलग अलग पैटर्न आए। फिर क्या होने लगा? फिर दिक्कत होने लगी। दिक्कत क्या होने लगी? यही वाली, जब अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग जगह पे जाते थे तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता था। इसीलिए इन सब को हटा के इसकी जगह आया SI सिस्टम। क्या आया? SI सिस्टम, जिसे बोलते हैं सिस्टेमा इंटरनेशनला, यानी ये इंटरनेशनल लेवल पे था, यानी हर जगह पे ये कहता यही चलेगा, ठीक है। अपनी अपनी जगह पे तुम्हें जो बोलना है बोलो, लेकिन जब हम ग्रैंड लेवल की बात करेंगे ना, तो यही चलेगा, ठीक है, यही चलेगा। जैसे कि अब हम हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, ठीक है, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, लेकिन नेशनली इंटरनेशनली क्या चलती है? इंग्लिश चलती है ना। तो इसी तरीके से ये सिस्टम आया। और इस सिस्टम ने क्या बोला? इस सिस्टम ने बोला हमेशा लेंथ यानी लंबाई किसमें होगी? मीटर में होगी। हमेशा लेंथ मीटर में होगी। इसने बोला हमेशा टाइम यानी समय सेकंड में होगा और हमेशा मास यानी द्रव्यमान किलो में होगा। यानी ये क्या है? ये है SI यूनिट। अब आपको समझ में आ रहा है कुछ कि बार बार आपसे पूछा जाता है इसकी SI यूनिट क्या है, इसकी SI यूनिट क्या है। तो SI यूनिट क्या है? SI सिस्टमा इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। यानी कि कोई अगर आपसे पूछ ले कि दूरी यानी डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे दूरी को तो मैं मीटर में भी मापती हूँ, सेंटीमीटर में भी मापती हूँ, किलोमीटर में भी मापती हूँ,
लेकिन SI यूनिट क्या है, SI तो वो होती है हमेशा मीटर में, ठीक है, ना किलोमीटर ना सेंटीमीटर, हमेशा मीटर में। क्लियर है? तो मैंने आपको सबसे पहले बताया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिस भी चीज को मापा जा सके वह है भौतिक राशि। फिर मैंने बताया हर भौतिक राशि को दर्शाने के लिए उसके पीछे इकाई मात्रक लगाया जाता है, यूनिट लगाई जाती है। फिर मैंने बताया कि यूनिट जो है वो अब कई सिस्टम के अकॉर्डिंग चली। CGS आया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का सिस्टम। FPS आया, फुट पाउंड सेकंड का सिस्टम। MKS आया, मीटर किलोग्राम सेकंड का सिस्टम। इन सबको हटाने के लिए SI सिस्टम आया, जिसमें था किलोग्राम मीटर और सेकंड का सिस्टम। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके बाद और आसान किया गया पढ़ाई को। पढ़ाई को आसान करना ही सबका मोटिव होता है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में तत्वों को बांट दिया गया टेबल में, बस यहाँ भी अब यूनिट इतनी सारी है। देखो, हमें अगर मापना पड़े तो कितनी चीज़ों को हम माप सकते हैं। हम लंबाई, चौड़ाई, गहराई, घनत्व, मास, वेट, हम माप सकते हैं टेम्परेचर, समय को माप सकते हैं, हम इंटेंसिटी को माप सकते हैं, इम्पल्स को माप सकते हैं, करंट विद्युत को माप सकते हैं, वोल्टेज को माप सकते हैं। ठीक है, कितनी चीज़ें हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो भाई हम कैसे इतनी चीज़ें याद रखेंगे? तो उसको सही करने के लिए एक सिस्टम आया। जितनी भी इकाइयां हैं ना, जितनी भी यूनिट है, उन्हें दो में बांटा गया। पहली थी फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यानी आधारीय इकाई, आधारीय इकाई फंडामेंटल यूनिट। और दूसरी थी डिराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न इकाई। अब इन दोनों का मतलब समझो, इन दोनों का मतलब बहुत सीधा है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि इस कमरे का, कोई कमरा है, ठीक है, उसका एरिया बताओ। अगर मैं आपको बोलूं कि ये कमरा है और मुझे इसका एरिया बताओ, यानी मुझे इसका क्षेत्रफल बताओ, मुझे इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आप कहोगे पहले मुझे कमरे की लंबाई और चौड़ाई लेनी पड़ेगी, तभी मैं एरिया बता पाऊंगा। ठीक है, यानी एरिया बताने के लिए आपको चाहिएगी लेंथ यानी लंबाई और ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, तभी आप एरिया दे पाओगे। यानी कि बस इतनी सी चीज़ है, जब कोई चीज़ निकालने के लिए हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़े, एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ की आवश्यकता पड़ रही है ना, तो वो है डिराइव्ड यूनिट। और जिसे निकालने के लिए हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, वो है हमारी आधारीय इकाई। जैसे कि मैंने आपको बोला लेंथ बताओ, इस कमरे की लेंथ बताओ, तो आप क्या करोगे? इंची टेप लेके माप लोगे। आपको क्या किसी और चीज़ की ज़रूरत है लेंथ निकालने के लिए? नहीं है। क्या आपको लेंथ निकालने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कोई और इकाई की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो लेंथ क्या होगी? लेंथ होगी फंडामेंटल यूनिट, यानी जिसे निकालने के लिए किसी और की आवश्यकता ना पड़े। जैसे कि मैंने आपको बोला आपका द्रव्यमान क्या है, आपका मास क्या है, तो आप बोलोगे मास मैं अभी चेक करके दे देता हूँ। क्या आपको उसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। वो क्या है? वो है फंडामेंटल यूनिट। ध्यान रखना, मैं मास की बात कर रही हूँ, मैं वेट नहीं बोल रही। वेट और मास की कंफ्यूजन ग्रेविटेशन में दूर करवाऊंगी। मास क्या है? फंडामेंटल यूनिट। मैंने आपको बोला समय क्या हुआ है, क्या समय के लिए आप कोई और चीज़ ढूंढोगे या सीधे घड़ी में देखोगे समय ये हुआ है? कोई चीज़ की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत। मैंने आपको बोला वॉल्यूम क्या है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, तो आप बोलोगे वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, तो वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम आयतन होगा डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला घनत्व निकालो, डेंसिटी, घनत्व बताओ, तो आप बोलोगे कि घनत्व जो है वो निकलेगा मास बाय वॉल्यूम से, तो डेंसिटी क्या होगी? डिराइव्ड यूनिट। मास क्या होगा? मास निकालने के लिए आपको कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, तो मास क्या होगा? मास होगी फंडामेंटल यूनिट। और वॉल्यूम निकालने के लिए आपको चाहिएगा? बिल्कुल चाहिएगा। आपको लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए, हाइट चाहिए, तो ये होगी डिराइव्ड यूनिट। यानी कि सीधे शब्दों में समझ रहे हो, वह यूनिट, वह इकाई जिसे, वह चीज, वह भौतिक राशि जिसे निकालने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता ना हो, वो है हमारी आधारीय इकाई। और जिसे जरूरत पड़े वो है डिराइव्ड इकाई। मैंने आपको बोला कि ए पॉइंट पे आप खड़े हो और आपको बी पे जाना है, आपने कितनी दूरी तय की, ठीक है, आपको मैंने बोला दूरी कितनी तय की, डिस्टेंस कितना चले, तो आप बोले 4 किलोमीटर चला। क्या हो गई दूरी? दूरी हो गई फंडामेंटल इकाई। मैंने आपको बोला आपको कितना समय लगा, तो आपने समय बता दिया कि मैं 4 बजे चला था, 5 बजे पहुंचा, तो 1 घंटा लगा, तो वो भी क्या हो गया?
फंडामेंटल इकाई। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा आपकी चाल क्या थी, आपकी स्पीड क्या थी, तो आप बोलोगे जितनी दूरी मैंने कितने समय में तय की वो मेरी चाल है। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो अब आपको स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, तो स्पीड क्या हो गई, स्पीड हो गई डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि उसे निकालने के लिए आपको 2 फंडामेंटल इकाइयों की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो व्युत्पन्न इकाई क्या है, जिसे निकालने के लिए हमें आधारीय इकाइयों की जरूरत पड़े। अब आगे सुनो, ये आधारीय इकाई भी 2 प्रकार की थी। एक थी क्या, एक थी हमारी मेन यूनिट यानी कि बेसिक यूनिट, और एक थी उनकी मदद करने वाली सप्लीमेंट्री यूनिट। अब देखो आपको सप्लीमेंट्री यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट दिख रहा है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या था, बस इतना मान लो कि उन्होंने ना बेसिक यूनिट बना दी, उसके बाद याद आया अरे ये तो रह गई, तो उसको सप्लीमेंट्री में डाल दिया, खुद को गलत साबित ना करने के लिए। बेसिक यूनिट यानी मूल इकाई, मूल इकाई कितनी है ये है 7, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली ये आता है कि इनमें से कौन मूल इकाई नहीं है या मौलिक इकाई नहीं है, तो आप इन 7 के अलावा जो होगा वो टिक कर दोगे। 7 है, कौन कौन सी, पहली आती है हमारी मास को देखने की यानी द्रव्यमान को चेक करने की, दूसरी आती है हमारी टेम्परेचर को चेक करने की, टेम्परेचर यानी तापमान, क्योंकि इसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर आती है टाइम यानी समय की, फिर आती है हमारी लेंथ यानी लंबाई की, 4 हो गई। फिर आती है हमारी करंट की, ये 7 आपको याद रखनी है, विद्युत। फिर आती है हमारी अगली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट यानी मात्रा, पदार्थ की मात्रा कितनी है। और 7वीं आती है आखिरी हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता, ठीक है, कितनी जल्दी कहीं पर रोशनी जो है वो फैल रही है, ज्योति तीव्रता। देखो मास को करते हैं किससे, किलोग्राम से, किलोग्राम। टेम्परेचर को केल्विन से, केल्विन। समय को सेकंड से, लंबाई को मीटर से, करंट को एम्पियर से, पूरा नाम लिख देती हूँ, केल्विन सिंबल है के, सेकंड जिसे एस से लिखते हैं, मीटर जिसे एम से लिखते हैं, एम्पियर जिसे ए से लिखते हैं। फिर आता है अमाउंट, अमाउंट के लिए आता है मोल जिसे एन से लिखते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी है कंडेला जिसे सी डी से लिखते हैं। तो ये है आपके पास 7 मौलिक इकाइयां, 7 मौलिक इकाइयां। क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन एक मौलिक इकाई नहीं है, और आप इन 7 के अलावा जो दिखेगा उसे टिक कर दोगे। क्लियर है, तो 7 क्या है, मौलिक इकाई। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट की, तो ये होती हैं 2, कौन कौन सी, एक होती है प्लेन एंगल जिसे बोलते हैं समतल कोण, ठीक है, और दूसरी होती है सॉलिड एंगल जिसे बोलते हैं ठोस कोण। सॉलिड एंगल के लिए प्लेन एंगल के लिए लगती है रेडियन जिसे RAD से लिखते हैं, और सॉलिड एंगल के लिए लगती है स्टर्डियन, ठीक है, स्टर्डियन। क्लियर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये सब कुछ तो आप समझ ही गए ना, द्रव्यमान कितने वजन का, आप कितने भार के हो, टेम्परेचर तापमान क्या है, समय क्या हुआ है, लंबाई क्या है किसी चीज की, चौड़ाई लंबाई, विद्युत यानी कितना करंट जा रहा है, मात्रा यानी आपने 2 किलो मतलब मोल में होती है, ये केमिकल चीजों के लिए लिया जाता है, ये केमिस्ट्री में कंपाउंड्स के लिए, और इंटेंसिटी लाइट कितनी फैल रही है। यहाँ पे प्लेन एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लो आप इसमें घूम रहे हो, आप ए पॉइंट पे खड़े हो और आप बी पे चले गए, ठीक है, आप ए से बी पे जाने के लिए ये एंगल चल रहे हो ना, इस एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन ये होता है 2D प्लेन एंगल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके हाथ में एक तरबूज है और आपने उसका एक टुकड़ा निकाल लिया बाहर, ये टुकड़ा बाहर निकाल लिया, तो ये पूरा टुकड़ा आएगा ऐसे, देखो निकलने के बाद कुछ ऐसा लगेगा, ये 3D सा लगेगा ना ये,
तो इसमें जो कोण बनता है ना, ये होता है सॉलिड एंगल। यानी जब 3D बने तो क्या होता है, सॉलिड एंगल, जब 2D बने तो होता है प्लेन एंगल। समझ में आ गई ये बात? तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जितनी भी इकाइयां हैं उसे दो में बांट दिया गया, एक जिसके बिना कुछ नहीं है फिजिक्स में, और दूसरा इन्हीं से मिलकर ये बनी है। जैसे सुर हो गए, सारे गामा पा धा नी के बिना म्यूजिक में कुछ नहीं है, लेकिन वो जब मिलते हैं तो अलग अलग गाने बनते हैं। तो सुर क्या हो गए, फंडामेंटल, और गाने क्या हो गए, डिराइव्ड। उसी तरीके से हमारी कितनी है, फंडामेंटल इकाई और डिराइव्ड इकाई यानी व्युत्पन्न इकाई। फंडामेंटल इकाई दो प्रकार की है, एक होती है जो बिल्कुल फंडामेंटल है, जो बिल्कुल बेसिक है, और दूसरी जिसकी जरूरत कम पड़ती है उसे सप्लीमेंट्री यूनिट, और इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोल देते हैं, समपूरक, समपूरक इकाई। ठीक है। मौलिक इकाई कितनी है, 7। मास यानी द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, टेम्परेचर यानी तापमान के लिए केल्विन, उसके बाद समय के लिए सेकंड, उसके बाद हमारी लंबाई यानी दूरी के लिए, या फिर मैं बोलूँ लेंथ के लिए कितनी है, क्या है, मीटर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मात्रा ऑफ पदार्थ के लिए कितनी है, मोल। उसके बाद हमने पढ़ा ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और बीच में रह गया करंट के लिए एम्पियर। क्लियर। इन सातों के अलावा बाकी जितनी भी यूनिट्स है ना, कोई भी मीटर पर सेकंड, न्यूटन, जूल, वेबर, टेस्ला, जितनी भी यूनिट है वो सारी क्या है, वो सारी डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है। मैंने सप्लीमेंट्री यूनिट बताई, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल यानी समतल कोण, यानी एक तल में बना हुआ है, समतल पूरा समान तल है, बेस समान है। 2D है, वो क्या है, वो कोण है समतल कोण। और जब 3D हम देखते हैं तो वो होता है ठोस, सॉलिड एंगल। क्लियर है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है डिराइव्ड यूनिट के बारे में, और ये हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।